काठमांडू में इस वक्त भारी तनाव के हालात हैं। इस बार प्रदर्शनकारी और आर्मी एकदम आमने सामने है। काफी संख्या में युवा राष्ट्रपति निवास के बाहर हंगामा कर रहे हैं। आर्मी के जवानों ने पहले जेन जी के समूह को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो आर्मी ने मोर्चा संभाल कर जवान तैयार हुए। हालात को धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। नेपाल में अंतरिम सरकार के हालात को साफ न होने से तनाव बढ़ रहा है। पड़ोसी मुल्क से जेन जी का नया वीडियो सामने आया, जिसमें लोग आर्मी चीफ को फोन करके अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम दे रहे हैं। जेन जी ने नेपाल की आर्मी चीफ को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर दोबारा आंदोलन हो सकता है, दोबारा युवा सड़कों पर उतर सकते हैं। नेपाल में सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बनी। कार्की को अंतरिम पीएम बनाने के लिए सभी गुट तैयार, लेकिन संसद भंग करने के मुद्दे पर बातचीत अभी अटकी है। राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और आंदोलन में शामिल रहे प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। रिपोर्ट में दावा यह भी कि राष्ट्रपति ने कुर्की को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। नेपाल में हुई हिंसा में 51 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। खासतौर से काठमांडू में 3 दिनों तक चली हिंसा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो आज नेपाल से भारत आ रही एक भारतीय बस पर हमला भी हुआ, जिसमें कुछ पर्यटकों को चोट लगी। बस के शीशे टूट गए। नेपाल में काठमांडू समेत 2 जिलों के ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने इन ऑफिस को आंदोलन के दौरान जला दिया था। दफ्तर में रखा सामान जलकर खाक हुआ। आने वाले समय में दस्तावेजों को लेकर के भारी परेशानी आ सकती है। सैकड़ों गाड़ियों तक को जलाया गया। ये गाड़ियां मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मेल बिल्डिंग में अधिकारी बैठते थे, वो सब कुछ अब खाक हो चुका है। नेपाल हिंसा में फैंस बदायूं के सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर लाया गया है। फंसे हुए यात्रियों को लेकर के फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां सभी यात्रियों को तिरंगा ध्वज देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद यात्रियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। स्पाइस जेट के एक विमान के साथ बड़ा हादसा टल गया। विमान ने बिना एक पहिए की उड़ान भरी और लैंड भी किया। ये उड़ान कांडला से मुंबई के लिए भरी गई थी। स्पाइस जेट ने घटना की पुष्टि की और कहा कि हमने बाद में एक विमान का एक पहिया रनवे पर देखा। एयरक्राफ्ट ने अपना सफर जारी रखा और मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग की। स्पाइस जेट की ओर से सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी कल मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। प्रदेश में अशांति के बीच पीएम मोदी का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत मणिपुर के चुड़ाचांदपुर से करेंगे। इसके बाद इंफाल के कांगड़ा जाएंगे, जहां हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन आज देश के नए उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल रहे, गृहमंत्री अमित शाह शामिल रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की हस्तियां मौजूद रही। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह में मौजूद रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत पर टैरिफ थोपने के लिए अमेरिका को खरी सुनाई। संघ प्रमुख ने कहा कि लोगों का डर है कि अगर कोई और बड़ा हो गया तो उनका क्या होगा। अगर भारत बड़ा हो गया तो वो कहां रहेंगे, और इसलिए उन्होंने टैरिफ लगा दिया। हमने कुछ नहीं किया, वो उसी को खुश कर रहे हैं जिसने ये सब किया है। भागवत ने कहा कि ये सब मैं और मेरा के खेल में होता है। जब वो समझ पाते हैं कि मैं और मेरा वास्तव में हम और हमारा है, तो सभी मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। आज दुनिया को एक समाधान की आवश्यकता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज अयोध्या पहुंचे। उनका ये स्वागत किया गया। रामगुलाम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इस मौके पर मॉरिशस के पीएम ने कहा कि अयोध्या आना उनके लिए जीवन की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ रामलला की पूजा की और इस दौरे को भारत मॉरिशस संबंधों और सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान उनकी यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से तीखी बहस हुई। दिशा की मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने यह बहस अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर की। दिशा का अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने जब मंत्री को नियम बताने की कोशिश की तो दिनेश प्रताप उलझ गए और कहा कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे। खास बात यह कि दिनेश प्रताप सिंह पहले भी कांग्रेस में थे और रायबरेली में नेहरू गांधी परिवार के भरोसेमंद भी थे। महाराष्ट्र ठाणे में अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के लिए महिलाएं पेट्रोल की बोतलें लेकर उतर आई। बुरके में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया। प्रशासन की टीम हाईकोर्ट के आदेश पर इयान हाइट पर कार्रवाई के लिए आई थी। इसी दौरान मुस्लिम महिलाएं पेट्रोल लेकर पहुंची और आत्मदाह की धमकी देते हुए अपना विरोध किया। भारत में आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के ब्यावर से भी एक आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस को कई बड़ी जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा की शहीद कॉलोनी में
कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया, जो जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो देखकर के आतंकी बन गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आतंकियों के फोन से और ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को लेकर बहुत जल्द फैसला होने वाला है। करीब 50 सालों से ज्यादा समय से बंद पड़े मंदिर के तोशखाने को खोलने की तैयारी है। मंदिर कमेटी के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे भक्तों और सेवायतों में काफी उत्साह है। ये कदम कई सालों के इंतजार के बाद उठा है। दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य शराब की दुकानों को बेहतर बनाना, सुरक्षित माहौल देना। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। बताया जा रहा है कि शराब नीति के तहत शराब पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र 25 साल से घटा करके 21 साल करने के सुझाव मिले। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। एक दिन पहले मुसलमानों के लिए गरबे को हराम बताने के एक और मामला अनोखा सामने आया। अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने केक काट करके बर्थडे मनाने को हराम बताया और मुस्लिम युवाओं से केक काट करके बर्थडे नहीं मनाने की अपील की। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने युवाओं पर नाराजगी जाहिर की। मौलाना ने केक काटकर जन्मदिन मनाने के लिए फतवा भी जारी किया। लोगों को चेतावनी देते हुए मौलानाओं का कहना यह कि इस्लाम में केक काटकर जन्मदिन मनाना हराम है और इस तरह का गैर इस्लामिक काम बर्दाश्त नहीं। सिक्किम में एक बार फिर कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश के चलते यांगथांग इलाके के अपर रिम्बी में देर रात दरक गए और भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते आए पानी और मलबे में लोग बह गए। भूस्खलन में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी फिलहाल तलाश की जा रही है। नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से नैनीताल के बेलुआ खान के पास लैंडस्लाइड हुई। पत्थरों की इस बारिश से सड़क पर मलबा आ गया। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने मलबा हटाया, सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया। तो वहीं डीएम मरम्मत के काम पर लगातार नजर रख रहे हैं और कहना है कि बहुत जल्द सड़क पर से मलबे को हटाया जाए। जम्मू में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को नदी पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुम ब्लॉक में बच्चे जान जोखिम में डाल करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। सालों बाद भी गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अब तक न तो सड़क सुविधा मिली और न ही नदी पर पुल का निर्माण हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नदी को पार करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि बहुत जल्द पुल को बनाया जाए। बोकारो थर्मल पावर प्लांट के बी प्लांट के 2 नंबर यूनिट को डिसमेंटल किया गया। 275 मीटर यानी करीब 800 फीट से ज्यादा ऊंची चिमनी में बारूद भरकर एक्सपर्ट की देखरेख में गिराया गया। इस प्लांट से बिजली का उत्पादन पहले से बंद किया गया था। प्रदूषक नियंत्रण के मानकों पर खरा नहीं उतरने की वजह से बंद किया गया। इस पर सोलर पावर प्लांट बनाने की योजना है। बाकी बचे और 2 चिमनियों को आने वाले समय में गिराया जाए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। हिंदू युवती आरोपी की कोचिंग में कंप्यूटर सीखने जाती थी, जहां कोचिंग संचालक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोला और नायब तहसीलदार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। नायब तहसीलदार पर बिना सुने आदेश पारित करने और कोर्ट के कागजात गायब करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के चलते करीब 1 घंटे तक तहसील परिसर में कामकाज ठप रहा। ग्वालियर में युवक ने सरेआम युवती को गोली मार दी। युवती की मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद भी युवक तमंचे के साथ शव के पास रहा। पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को पकड़ने की कोशिश करती दिखी। इस दौरान इस युवक ने पुलिस को धमकी दी कि खुद को भी गोली मार दी। जापान के टोक्यो में भारी बारिश से सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ। कई हिस्से बाढ़ के पानी में डूबे रहे। सड़कों पर नदी की तरह बहता हुआ पानी दिखाई पड़ा। इन सबसे लोगों को बेइंतहा परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। कई इलाकों में लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। बताया जाता है कि हजारों लोग घरों में कैद होकर रह गए। वहीं चीन में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। एजेंसीज लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। हजारों की संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। चीन के शुजांग और हेनान सिटी में हालात बहुत ज्यादा खराब है। कुदरत का प्रकोप ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया में भयानक बवंडर ने तबाही मचाई। यहां लोगों के सामने तेज हवाओं में उनके सामान उड़ते दिखाई पड़े। आसमान में धूल का गुबार दिखाई पड़ा। काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ग्रीस के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है। आग से हजारों हेक्टेयर इलाके को खाली कराया गया। कई गांवों को खाली कराना पड़ा। दमकल कर्मी और लगातार आग बुझाने की कोशिश में हैं। हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। तेज हवा और सूखे मौसम की वजह से हालात काबू से बाहर हो रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन ने मदद के लिए अतिरिक्त फायर फाइटिंग टीम्स और विमान भेजे। अब तक कई घर जलकर खाक हो चुके हैं। हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर उनको शिफ्ट किया गया। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है। ज्वालामुखी से निकल रहे लावा और राख कई किलोमीटर दूर तक फैल रही है। आसपास के इलाकों में घना अंधेरा छा चुका है। प्रशासन ने हजारों लोगों को सेफ जगहों पर भेजा है और रेड अलर्ट जारी किया। हवाई यातायात पर असर पड़ा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं। राहत बचाव दल दिन रात प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं। तो गजा पर इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया। हमले में एक इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। इजराइल अटैक के बाद आसमान में धूल और धुएं का गुबार सा दिखाई पड़ा। इजराइल ने हमले में राहत शिविर कैंप को निशाना बनाया। इस हमले में शिविर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले का वीडियो भी सामने आया। इजरायली फोर्स ने एक बार फिर रिहायशी इमारत को टारगेट किया और इमारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। रूस और बेलारूस ने एक बार फिर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की। अभ्यास बेलारूस की जमीन पर हो रहा है। ड्रिल में हजारों सैनिक, टैंक और लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद है नेटो देशों के बढ़ते दबाव के बीच दोनों देशों की सैन्य ताकत और तालमेल को दिखाना। पुलिस ने कहा कि अभ्यास सिर्फ रक्षा तैयारियों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देश इसे सीधी चेतावनी मानना है। यूक्रेन युद्ध के बीच इस तरह की गतिविधियों को लेकर यूरोपीय देशों में चिंता और बढ़ गई। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने ड्रोन से कई हमले किए। ऐसे एक हमले में रूसी सैनिक बाल बाल बचे। हमले का वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन ने दूसरे रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हमले में एक रूसी सैन्य ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो गया। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई पड़ा। युद्ध रोकने की अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिशों का कोई असर दिखा नहीं। दोनों ओर से हमले अभी भी जारी। अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक घटना शहर के एक अपार्टमेंट की पार्किंग में हुई। हमलावरों ने अचानक फायरिंग की। हालांकि गर्दन काटने की थ्योरी भी सामने आ रही। ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने छत पार करके गोली चलाई। चार्ली किर्क की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में शूटर छत से छलांग लगाता हुआ दिखाई पड़ा। एजेंसीज ने कहा कि हत्यारा इवेंट के कुछ मिनट पहले वहां पहुंचा था। किर्क की हत्या की तलाश जारी है। 31 साल के लेखक और पॉडकास्टर किर्क ने रिपब्लिकन के लिए युवाओं में काफी समर्थन हासिल किया। वहीं चीन ने अपना रोबोट का दमखम दिखाया है। रोबोट 250 किलो वजन लेकर सीढ़ी पर उतर सकता है। माना जा रहा है कि अब तक का सबसे ताकतवर रोबोट है। चीन के इस आविष्कार को तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग माना जा रहा है। इस रोबोट को खास तौर पर सैन्य और औद्योगिक कामों के लिए डिजाइन किया गया है। ये मुश्किल रास्तों पर बिना रुके आगे बढ़ सकता है। कहा गया कि रोबोट में स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम है जो इंसानों की तरह रास्ता पहचानने और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। Zee News.